बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूएई के साथ ताल्लुकात के बावजूद मगरबी किनारे का मंसूबा नहीं छोड़ेंगे, नेतन्याहू ने इरादा साफ कर दिया। यूएई ने फलस्तीन कॉज और मस्जिद अक्सा से दगा की, महमूद अब्बास ने किया गुस्से का इजहार। पीएलओ ने कहा फलस्तीनियों को बेच दिया गया। ईरान ने की इसराइल यूएई समझौते की मजम्मत, कहा मुजाहमत का महवर मजबूत होगा। तुर्की ने मुनाफिकत करार दिया। इंडिया के कोविड केस 25 लाख के करीब, 64,500 नए मामले। अमित शाह डिस्चार्ज। हिंदुस्तान कोविड के साए में 74वां जश्न आजादी मनाएगा। लाल किले पर तकरीब के लिए सख्त गाइडलाइन। न्यूजीलैंड के नए इलाकों में कोविड केस पाए गए। ऑकलैंड लॉकडाउन 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। पेरिस एक बार फिर कोविड रेड जोन करार। बर्तानिया फ्रांस से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन में रखेगा। कश्मीर के नौगाम में पुलिस पार्टी पर मिलिटेंट्स का हमला, 2 जवान हलाक। आईजीपी ने कहा जैश ए मोहम्मद जिम्मेदार है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूएई इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात बनाने वाला पहला खलीजी मुल्क बन गया है। कई बरसों से ऐसे अंदाजे लगाए जाते रहे हैं कि यूएई और दूसरे अरब मुल्कों के इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन पहली मरतबा रस्मी तौर पर ताल्लुकात कायम हुए हैं और इस सिलसिले में एक समझौता किया गया है जिसे अब्राहम एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को इस समझौते का ऐलान किया। कहा गया कि इस समझौते के तहत इसराइल ने वादा किया है कि वो मगरबी किनारे की फलस्तीनी जमीनों पर मजीद कब्जे नहीं करेगा, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में ऐलान किया कि यूएई के साथ समझौते के बावजूद मगरबी किनारे के हिस्सों को इसराइल में शामिल करने के मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नेतन्याहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात साफ कर दी। उन्होंने तेल अवीव में कहा कि उन्होंने यूएई के साथ समझौते के तहत सिर्फ मगरबी किनारे के मंसूबे में कुछ देर करने से इत्तेफाक किया है, लेकिन यह मंसूबा बरकरार रहेगा। जॉर्डन और इजिप्ट के बाद यूएई तीसरा अरब मुल्क है जिसने इसराइल के साथ इस तरह का समझौता किया है। ऐसे अंदाजे भी लगाए जाते रहे कि सऊदी अरब और इसराइल के भी खुफिया ताल्लुकात हैं और दोनों ईरान को अपना मुश्तरका दुश्मन समझते हैं। फलस्तीनियों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के यूएई के फैसले पर नाराजगी और गुस्से का इजहार किया है। सदर फलस्तीन महमूद अब्बास ने इस समझौते की मजम्मत करते हुए एक बयान जारी किया। महमूद अब्बास के सीनियर एडवाइजर नबील अबू रुदैना ने कहा कि फलस्तीनी लीडरशिप अमेरिका, इसराइल और यूएई के समझौते को रद्द करती है और उसकी मजम्मत करती है। रामल्लाह में महमूद अब्बास के हेडक्वार्टर से एक बयान जारी करते हुए नबील अबू रुदैना ने कहा कि यह समझौता फलस्तीन कॉज, मस्जिद अक्सा और अल कुद्स से दगाबाजी है। पीएलओ एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन हन्नान अशरावी ने कहा कि यूएई का ऐलान अरबों की तरफ से फलस्तीन को बेचने के बराबर है। हमास ने इस समझौते को रद्द कर दिया और कहा कि इससे फलस्तीन कॉज में कोई मदद नहीं मिलेगी। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने एक बयान में कहा कि इस समझौते से फलस्तीन का नहीं बल्कि सिहयूनियों का फायदा हुआ है। इस समझौते में इसराइल के नाजायज कब्जे की हौसला अफजाई की गई है और इसे हमारे लोगों के खिलाफ जराइम जारी रखने की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लोगों की जायज़ लड़ाई की तायीद की जाए, काबिज़ ताकत के साथ समझौते न किए जाएं।
یو اے کے وزیر خارجہ انور قرقاش نے اس سمجھوتے کا بچاؤ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابو ظبی کے کراؤن پرنس محمد بن زید کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ وقت کی ضرورت اور حقیقت پسندی ہے۔ قرقاش نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی نے جو یو اے ای کے قریبی اتحادی ہیں سمجھوتے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سیسی نے ٹویٹر پر کہا کہ میں اس طرح کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں۔ خلیج کے ایک اور ملک بحرین نے بھی اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان سمجھوتے پر خوشی کا اظہار کیا۔ بحرین نے اس سمجھوتے کے لیے امریکہ کی کوششوں کی تعریف کی۔ ایران نے اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان سمجھوتے کی مذمت کی ہے اور اسے ایک اسٹریٹجک بے وقوفی قرار دیا ہے جس سے ایران کی تائید رکھنے والا مزاحمت کا محور مضبوط ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ فلسطین کے دبے کچلے لوگ اور پوری دنیا کی آزاد قومیں کبھی بھی اسرائیلی قبضے کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کو معاف نہیں کریں گی، کیونکہ یہ اسرائیل کے جرائم میں گٹھ جوڑ کے برابر ہے۔ یہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے جیسا ہے اور اس سے صہیونی حکومت کے خلاف علاقائی اتحاد مضبوط ہوگا۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے جو ریولیوشنری گارڈ سے تعلق رکھتی ہے کہا کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان سمجھوتا شرمناک ہے۔ ترکی نے کہا کہ تاریخ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے یو اے ای کے منافقانہ رویے کو کبھی نہیں بھلائے گی۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینی عوام اور لیڈرز کا جو ریئیکشن ہے وہ صحیح ہے۔ تاریخ اور خطے کے لوگوں کا ضمیر اسے کبھی نہیں بھلائے گا اور کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ یو اے ای نے اپنے حقیر مفادات کی خاطر فلسطین کاز سے دغا کی ہے۔ عمان نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے یو اے ای کے فیصلے کی تائید کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس قدم سے مڈل ایسٹ میں امن حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس اور دوسرے یورپی ملکوں نے اس سمجھوتے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے۔ بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ مغربی کنارے کے علاقوں کو ہتھیانے کے منصوبوں سے امن کاز کو نقصان پہنچے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان تعلقات معمول پر لانے سے دو ریاستی حل کا مقصد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات کے سمجھوتے کا اعلان کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سمجھوتے کے تحت اسرائیل مغربی کنارے کے حصوں کو ہتھیانے کے اپنے منصوبے پر عمل روک دے گا۔ صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا ایک پرامن، محفوظ اور خوشحال مڈل ایسٹ بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یو اے ای اور اسرائیل ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے کھولیں گے اور سفیروں کو بھیجیں گے اور ٹورزم، تعلیم، ہیلتھ کیئر، ٹریڈ، سیکیورٹی جیسے شعبوں میں تعاون کریں گے۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یو اے ای کا یہ قدم کئی دوسرے اقدامات کی پہل ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہر ایک کا ماننا ہے کہ یہ ناممکن تھا لیکن اب برف پگھل گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مزید عرب اور مسلم ملک یو اے ای کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یو اے ای اور اسرائیل دونوں امریکہ کے قریبی اتحادی ہیں۔ اس موقع پر ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر جیرڈ کوشنر نے بھی خطاب کیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے میں کوشنر کا اہم رول ہے۔ اب دیکھتے ہیں کووڈ 19 کی خبریں۔ ہندوستان کے کووڈ 19 کیسز 25 لاکھ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ ہو رہی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں انڈیا کے کووڈ کیسوں میں 64,553 کا اضافہ ہوا اور 1,700 نئی موتیں ہوئیں۔ ملک میں 13 اگست کو ایک دن میں 8,49,000 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ یہ ایک دن کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR نے بتایا کہ اب تک 2,76,00,000 سیمپلز کی جانچ ہو چکی ہے۔ امریکہ اور برازیل کے بعد کووڈ 19 کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک انڈیا ہے اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کچھ دن میں ہندوستان کے کیسز برازیل سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کا ریکوری ریٹ 71% سے زیادہ ہے جبکہ ڈیتھ ریٹ 2% سے کم ہے۔ وزارت صحت نے تمام ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز سے کہا ہے کہ وہ ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ بڑھائیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا میں ہر ایک پازیٹیو کیس کے ساتھ 30 غیر علامتی کیس پائے جاتے ہیں۔
ایکسپرٹس کے مطابق کرونا وائرس کی وبا آنے والے کئی برسوں تک ایک چیلنج رہے گی، بھلے ہی اس کی ویکسین سامنے آ جائے۔ ایکسپرٹس نے بتایا کہ ویکسین سے دنیا بھر کے سماجوں کو کچھ حفاظت مل سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وائرس وقفے وقفے سے ابھر سکتا ہے اور ایک مستقل مسئلہ رہ سکتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کووڈ 19 کے لیے نیگیٹو پائے گئے ہیں۔ انہیں کچھ دن پہلے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد گڑگاؤں کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ ان کا دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا جو نیگیٹو آیا، لیکن وہ فی الحال کچھ دنوں کے لیے ہوم آئسولیشن میں رہیں گے۔ امت شاہ نے ٹویٹر پر اپنے نیگیٹو آنے کی خبر دی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کشمیر کی سب سے بڑی جیل میں ہر 5 میں سے ایک قیدی کووڈ پازیٹو پایا گیا۔ کیرالہ کے چیف منسٹر اور 8 وزیر کوارنٹین ہو گئے ہیں، جنہوں نے کوزیکوڈ میں ایئر انڈیا ایکسپریس ہوائی جہاز کے حادثے کے بعد مقام کا دورہ کیا تھا۔ کووڈ 19 کے دور میں ہندوستان ہفتے کو اپنا 74واں آزادی کا دن منائے گا۔ اس موقع پر دارالحکومت دہلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ لال قلعے اور آس پاس کے علاقوں میں کئی سطحوں کی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 15 اگست کے موقع پر کووڈ 19 سے متعلق سخت گائیڈ لائنز لاگو ہوں گی۔ ایک دن پہلے لال قلعے پر آزادی کی تقریب کی ریہرسل کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی تاریخی لال قلعے پر ترنگا لہرائیں گے اور قوم سے خطاب کریں گے۔ لال قلعے پر اس تقریب کے لیے کوئی 4000 لوگوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جن میں سفارت خانے کے عہدیدار اور میڈیا کے نمائندے شامل ہیں۔ تمام لوگوں کو انٹری پوائنٹس پر تھرمل اسکریننگ سے گزرنا ہوگا۔ انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لازمی طور پر ماسک پہنیں۔ مختلف مقامات پر ماسک تقسیم کیے جائیں گے۔ جگہ جگہ ہینڈ سینیٹائزرز دستیاب ہوں گے۔ اس پروگرام کے لیے سیٹوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ داخلہ سختی سے دعوت نامے کی بنیاد پر ہوگا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اس دوران جمعے کو آزادی کے دن کے موقع پر قوم سے خطاب کیا۔ تلنگانہ میں ایک بار پھر 2000 نئے انفیکشنز پائے گئے۔ جمعے کو ریاستی حکومت کی طرف سے جاری بلیٹن میں کہا گیا کہ 1921 نئے انفیکشنز پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 9 نئی موتیں ہوئی ہیں۔ حیدرآباد میں کرونا وائرس کے 356 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ تلنگانہ حکومت نے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 50% بیڈز کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دنیا بھر سے وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ دیکھیں گے۔ راجستھان اسمبلی میں اشوک گہلوٹ نے کانفیڈنس ووٹ جیت لیا اور پرشانت بھوشن عدالتوں کے خلاف ریمارکس کے لیے قصوروار پائے گئے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجی اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ یو اے ای کے ساتھ تعلقات کے باوجود مغربی کنارے کا منصوبہ نہیں چھوڑیں گے، نتن یاہو نے ارادہ صاف کر دیا۔ یو اے ای نے فلسطین کاز اور مسجد اقصی سے دغا کی، محمود عباس نے کیا غصے کا اظہار، پی ایل او نے کہا فلسطینیوں کو بیچ دیا گیا۔ ایران نے کی اسرائیل یو اے ای سمجھوتے کی مذمت، کہا مزاحمت کا محور مضبوط ہوگا، ترکی نے منافقت قرار دیا۔ انڈیا کے کووڈ کیس 25 لاکھ کے قریب، 64,500 نئے معاملے، امت شاہ ڈسچارج۔ ہندوستان کووڈ کے سائے میں 74واں جشن آزادی منائے گا، لال قلعے پر تقریب کے لیے سخت گائیڈ لائن۔ نیوزی لینڈ کے نئے علاقوں میں کووڈ کیس پائے گئے، آکلینڈ لاک ڈاؤن 12 دنوں کے لیے بڑھا دیا گیا۔
पेरिस एक बार फिर कोविड रेड जोन करार, बर्तानिया फ्रांस से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन में रखेगा। कश्मीर के नौगाम में पुलिस पार्टी पर मिलिटेंट्स का हमला, 2 जवान हलाक, आईजीपी ने कहा जैश ए मोहम्मद जिम्मेदार है। बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत में देखते हैं कोविड 19 की आलमी सूरत हाल क्या है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में लॉकडाउन 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। वजीर आजम जासिंडा आर्डन ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 12 दिनों तक मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का फैसला किया। मंगल को 102 दिनों बाद न्यूजीलैंड में कोविड केस पाए गए थे, जिसके बाद ऑकलैंड की 1.5 मिलियन की आबादी को घर में रहने का हुक्म दिया गया। न्यूजीलैंड के ओहदेदार अब भी ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वायरस किस तरह न्यूजीलैंड वापस पहुंचा। न्यूजीलैंड को 3 महीने पहले कोविड फ्री करार दिया गया था। न्यूजीलैंड के वजीर सेहत क्रिस हैपकिंस ने बताया है कि जुमे को 13 नए इन्फेक्शंस पाए गए। ये नए केसेस ऑकलैंड के करीब एक जजीरे में पाए गए। इस तरह अब ऐसे अंदेशे पैदा हो गए हैं कि ये वायरस सिर्फ ऑकलैंड तक महदूद नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने बर्तानिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड वैक्सीन की कम से कम 300 मिलियन डोजेस के लिए एक समझौता किया है। एस्ट्राजेनेका कंपनी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स के साथ मिलकर यह वैक्सीन तैयार कर रही है। बर्तानिया कई दूसरी कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रहा है। पेरिस को एक मरतबा फिर कोविड 19 का रेड जोन करार दिया गया है। आसपास के इलाकों में भी चौकसी इख्तियार की गई है। इसका मतलब यह है कि वहां लोगों और गाड़ियों के आने जाने पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। पिछले 2 हफ्तों में कोविड 19 केसों में इजाफे के मद्देनजर यह फैसला किया गया। बर्तानिया की हुकूमत ने कहा है कि उसके पास फ्रांस से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। फ्रांस ने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि वो बर्तानिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। बर्तानिया ने फ्रांस के अलावा नीदरलैंड्स और बाज़ दूसरे मुल्कों को भी क्वारंटीन की लिस्ट में शामिल किया है। इसका मतलब यह है कि इन मुल्कों से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक लाजमी तौर पर क्वारंटीन में रहना होगा। इस फैसले पर इतवार की सुबह 4 बजे से अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 3 महीनों तक मास्क को लाजमी बनाने की तायद करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन पर तनकीद की है। अमरीका कोविड 19 से बुरी तरह मुतासर मुल्क है, जहां अब तक 54 लाख केसेस पाए जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा की मौत हुई है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। फिलिपाइन ने ब्राजील से चिकन का इंपोर्ट बंद कर दिया है। फिलिपाइन में स्कूल्स खोलने का फैसला अक्टूबर तक टाल दिया गया है। वियतनाम ने रशिया की कोविड वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। साउथ कोरिया में 103 नए केसेस पाए गए। इनमें 85 मकामी तौर पर मुंतकिल हुए हैं। पेरू के केसेस 5 लाख से ज्यादा हो गए। मैक्सिको की केस भी 5 लाख से ज्यादा हो गए। मैक्सिको में 7,000 नए कोविड केस पाए गए। वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत कराकास के गवर्नर कोविड 19 की वजह से फौत हो गए हैं। यूएई में 300 से ज्यादा नए कोविड केस पाए गए और 1 नई मौत हुई। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। पाकिस्तान में जुमे को आज़ादी का दिन मनाया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने चैलेंजों से भरे इस वक्त में हुकूमत की कोशिशों में मदद के लिए पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि हमें मुश्किल फैसले करने पड़े। एक तरफ हम पर कोरोना वायरस का खतरा मंडला रहा था और दूसरी तरफ हमारी मईशत को लॉकडाउन के असरात से बचाना था। हमारे लोगों को भूख से बचाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़े। हमने मुश्किल फैसले किए और अब हमारे केसेस कम हैं और अब मईशत भी बेहतर हो रही है। इंडिया और चाइना के दरमियान तनाव कम करने के लिए बातचीत में रुकावटें पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी फौज ने अपने तमाम मुतालबात पर कोई समझौता नहीं किया और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी बातचीत के 5 राउंड हुए, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। एक ओहदेदार ने बताया कि बातचीत में रुकावटें पैदा हुई हैं। हिंदुस्तानी फौज का जोर इस बात पर है कि पहले चाइना की फौज अप्रैल 2020 से पहले की पोजीशन पर पीछे हटे, लेकिन चाइना बाज़ इलाकों में स्टेटस को की बहाली के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान में आखिरी 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल शुरू हो गया, जिससे अमन बातचीत की कामयाबी के इम्कानात पैदा हुए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि जुमेरात को 80 तालिबान कैदियों को रिहा किया गया, जिन पर अफगान और गैर मुल्की शहरियों पर हमलों का इल्ज़ाम है। तालिबान कैदियों की रिहाई मुल्क में कई बरसों से जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मददगार साबित हो सकती है।
राजस्थान में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने एतमाद का वोट जीत लिया। इस तरह रियासत में कई महीनों से जारी सियासी बहरान खत्म हो गया। असेंबली सेशन के दौरान बीजेपी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने का फैसला किया और कांग्रेस ने असेंबली में अपनी ताकत साबित कर दी। बीएसपी ने अपने 6 एमएलएस को हिदायत दी थी कि वो कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ वोट दे। अशोक गहलोत ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट वोट उन ताकतों के लिए एक पैगाम है जो मुल्क में अवाम की तरफ से चुनी हुई हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को अदालतों के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स का कसूरवार पाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि वो प्रशांत भूषण की सजा के बारे में दलीलों पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। अदालत ने 5 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला महफूज किया था। इस मामले का ताल्लुक अदालतों के खिलाफ प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट से है जिसमें उन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था। प्रशांत भूषण ने अपने हलफनामे में कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफी राय रखना कोई जुर्म नहीं है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मिलिटेंट्स के एक हमले में 2 पुलिस वाले मारे गए और 1 जख्मी हुआ। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब एक दिन बाद हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाने वाला है। बताया गया कि नौगाम बाईपास 3 पर पुलिस पार्टी पर यह हमला किया गया। जख्मी पुलिस वालों को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां 2 की मौत हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया। मारे गए पुलिस वालों की पहचान अशफाक अयूब और फैयाज अहमद की हैसियत से की गई, जबकि जख्मी पुलिस वाले की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ की हैसियत से की गई। जम्मू कश्मीर में हालिया अरसे में एनकाउंटर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इस दौरान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स ने यह हमला किया और उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनका सफाया कर दिया जाएगा। 15 अगस्त की मुनासिबत से पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट है। खासतौर पर श्रीनगर में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूएई के साथ ताल्लुकात के बावजूद मगरिबी किनारे का मंसूबा नहीं छोड़ेंगे, नेतन्याहू ने इरादा साफ कर दिया। यूएई ने फलस्तीन कॉज और मस्जिद अक्सा से दगा की, महमूद अब्बास ने किया गुस्से का इजहार। पीएलओ ने कहा फलस्तीनियों को बेच दिया गया। ईरान ने की इसराइल यूएई समझौते की मजम्मत, कहा मुजाहमत का महवर मजबूत होगा। तुर्की ने मुनाफिकत करार दिया। इंडिया के कोविड केस 25 लाख के करीब, 64,500 नए मामले, अमित शाह डिस्चार्ज। हिंदुस्तान कोविड के साए में 74वां जश्न आजादी मनाएगा। लाल किले पर तकरीब के लिए सख्त गाइडलाइन। न्यूजीलैंड के नए इलाकों में कोविड केस पाए गए। ऑकलैंड लॉकडाउन 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। पेरिस एक बार फिर कोविड रेड जोन करार। बर्तानिया फ्रांस से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन में रखेगा। कश्मीर के नौगाम में पुलिस पार्टी पर मिलिटेंट्स का हमला, 2 जवान हलाक। आईजीपी ने कहा जैश ए मोहम्मद जिम्मेदार है। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।